नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी फैसला। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कहानी पत्र शैली में लिखी गई है, तो आइए सुनते हैं कहानी फैसला। आदरणीय माँ साहब, सादर प्रणाम। शायद आपने सुन लिया हो, ना सुना होगा तो सुन लेंगे। मेरा पत्र तो आज से 3 दिन बाद मिल पाएगा आपको। चुनाव घोषित हो गया, ना जाने कैसे घटित हो गया ऐसा। आज भी ठीक उस दिन की तरह चकित रह गई मैं, जैसे जब रह गई थी अपनी जीत के दिन। कभी सोचा न था कि मैं प्रधान पद के लिए चुनी जा सकती हूँ। कैसे मिल गए इतने वोट? गांव में पार्टी बंदी थी, विरोध था। फिर बाद में कारण समझ में आ गया था, जब मैंने सारी औरतों को एक ही भाव से आह्लादित देखा। उमंगों तरंगों का भीतरी आड़ोलन चेहरे पर छलक रहा था। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होने के नाते घर घर जाकर अपनी बहनों का धन्यवाद करना जब संभव नहीं हो सका, तो मैं पथनवारे में जा पहुंची। आप जानते तो हैं कि हर गांव में पथनवारा एक तरह से महिला बैठकी का सुरक्षित स्थान होता है। गोबर मिट्टी से सने हाथों कंडा थापते समय औरतें अक्सर आप बीती भी एक दूसरे को सुना लेती हैं। हमारे सुख दुख की सर्व साक्षी है यह जगह। वैसे मेरा पथनवारे में जाना अब शोभनीय नहीं माना जाता। रणवीर ने पहले ही कह दिया था कि गांव की अन्य औरतों की तरह अब तुम सिर पर डलिया तसला धरे नहीं सोती। आखिर प्रधान की पत्नी हो। वे प्रमुख बने तो बंदिशों में कुछ और कसावट आ गई, और जब मैं स्वयं प्रधान बन गई तो उनकी प्रतिष्ठा कई कई गुना ऊंचे चढ़ गई। वे उदार और आधुनिक व्यक्तित्व के स्वामी माने जाने लगे। अन्य गांव की निगाहों में हमारा गांव अधिक ऊंचा हो गया, और मैं गांव की औरतों से दूरी बनाए रखने की हिदायत तले दबने लगी। पर मेरा मन नहीं मानता था। किसी न किसी बहाने पहुंच ही जाती उन लोगों के बीच। रणवीर कहते थे, अभी तुम्हारी राजनैतिक उम्र कम है बसुमती, परिपक्वता आएगी तो चल स्वयं निकलोगी मान सम्मान बचाकर। ईसुरिया बकरियों का रेवड़ हाँकती हुई उधर ही आ निकली थी। आप जानते होंगे, मैंने जिक्र तो किया था उसका कि वह कितनी निश्चल, कितनी मुखर है। यह भी बताया था कि मैं और वह इस गांव में एक ही दिन ब्याह कर आए थे। आप हंस पड़े थे माँ साहब, यह कहते हुए कि नेह भी लगाया तो गड़रिया की बहू से। वाह वसुमती, बड़ी चौंचीती नजर है उसकी। जब तक मैंने घूंघट उलटकर गांव के रूखे पेड़ों, घर मकानों, गली मोहल्लों को निहारा ही था, तब तक उसने हर द्वार देहरी की पहचान कर ली, हर आदमी को नाप जोख लिया। शर्माना सकुचाना नहीं है ना उसके स्वभाव में। गांव में बड़े बुजुर्गों के नाम इस तरह लेती है जैसे वह उनकी पुरखिन हो। ऊंच नीच, नाते रिश्ते, जात कुजात के आडंबरों से सर्वथा मुक्त है। वह खड़ी खड़ी आवाज मारने लगी, ओ बसुमतिया, रन्ना की, रणवीर की दुल्हन, ओ पिरमुखनी। सब हंस पड़ी। बोली, बसुमती, लो आ गई सबकी अम्मा दादी, टेर रही हैं तुम्हें, हुंकारा दो प्रधान जी। वह हाथ में पकड़ी पतली संटी फटकारती बकरियों को पिछियाती हुई हमारे पास ही आ गई। झमक कर बोली, प्रधान हो गई अब तो, चलो सुख हो गया। किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। संटी उठाकर जोर से बोलने लगी, ए सब जनी सुनो, सुन लो कान खोल के। बरोबरी का जमाना आ गया। अब ठठरी बंधे मर्द मारा कूटी करें, गारी गरौज दें, मायके ना भेजें, पीहर से रुपया पैसा मंगवावें। क्या कहते हैं कि दायजे के पीछे सतावें तो बैन सीधी चली आना बसुमती के ढिंग। लिखवा देना कागज, करवा देना नठुओं को जेहल। ओ बसुमतिया, तू रणवीरा की तरह अन्याय तो नहीं करेगी? कागज दाब तो नहीं लेगी? सलिगा ने हमारे हाथ पांव तोड़े तो हमने लीलो के लड़का से तुरंत कागज लिखवाया था कि सरकार दरबार हमारी गुहार सुने।
रणवीर को हमने खुद पकड़ाया था जाकर। उन दिनों सलीगा हल हल कांपने लगा था। हाथ तो क्या, उल्टी सूधी जुबान तक नहीं बोल पाया कई दिनों तक। हमारे जाने रन्ना ने कागज दाब लिया। सलीगा शेर बन के चढ़ाया छाती पर। बोला, जेहल करा रही थी हमारी हत्यारी। हमने भी सोच ली है कि चाहे 2 बकरियां बेचनी पड़े, पर तेरे कागज की ऐसी तैसी। संटी फेंक कर इसूरिया ने अपनी बाहें फैला दी, सलूका उघाड़ दिया। गहरी खरोंचों और घावों को देखकर सखियों के होंठ उदास हो गए। खिलते चेहरों पर पाला पड़ गया। मां साहब हंसी दिल्लगी ठिठुर कर ठूंठ हो गई। गोपी ने हंसने का उपक्रम किया। मुस्कुराने का अभिनय करती हुई बोली, क्या बक रही है तू? कोई सुन लेगा तो कहना देगा प्रमुख जी से। वह तुरंत दयनीयता से उभर आई। सुन ले, सुनाने के लिए ही कह रहे हैं हम। रणवीर एक दिन चाखी पीसेगा, रोटी थापेगा और हमारी बसुमती कागज लिखेगी, हुक्म चलाएगी, राज करेगी। है ना बसुमती? सांची कहना, तू 11 क्लास पढ़ी है ना, और रणवीर 9 फेल। बताओ कौन होशियार हुआ? अब दिन गए कि जनी गूंगी बहरी छिरिया बकरिया की नाई हंकती रहे। बरोबरी का जमाना ठहरा। प्रधान बन गई ना बसुमती। इंदिरा गांधी का राज है। बोलो इंदिरा गांधी की जय। गोपी डांटने लगी। सिर्रिन, इंदिरा गांधी तो कब की मर चुकी। राजीव गांधी का राज है। मर गई? चलो तो भी क्या हुआ? मतारी बेटा में कोई भेद होता है सो? एक ही बात ठहरी। क्यों जी, झल्लूस कब निकलेगा? उसे सहसा याद हो पड़ा। रन्ना प्रधान बना था तब कैसी रौनक लगी थी। माला पहराई थी, झंडा लेकर चले थे लोग। रन्ना ने तो कंधा कंधा चढ़ के परिक्रमा की थी गांव की। सरूपी ने उसे फिर समझाया। ओ बौड़म, रन्ना रन्ना करे जा रही है। प्रमुख जी सबसे पहले तेरी जहल कराएंगे। उसने लापरवाही से सिर झटका। लो, सुन लो सरूपिया की बातें। रन्ना क्या, तेरा ससुर गजराज भी नहीं कर सकता हमारी जहल। तेरा जेठ पन्ना भी नहीं कर सकता। है ना बसुमती? झुंड में से कोई बोल पड़ी। काहे को मुंह लगती हो इस तरक पताल के? ओ ईसुरिया, तेरी छिरियां वे निकल गईं खेत में। ओ मोरी दैया, वह संटी फटकारती दौड़ने लगी। सवेरे की घाम रसोई के ओटले पर रही होगी। चूल्हा जलाकर मैंने तवा रखा ही था, हाथ आटे में सने थे। कोई छाया सी द्वार पर दिखी। सही अनुमान लगाती तब तक तो आवाज आने लगी। ओ बसुमती, बसुमतिया। इसूरिया थी। पंचायती चौतरे पर दुर्गा बैठा है, पन्ना देख रहा है। तेरी सौ बसमती, सारे पंच तेरी प्रतीक्षा में। वह खुशी से खिल रही थी। मैंने तुरंत कुसुमा को बुलाया। वह बोली, तुम जाओ भाभी, हम बना देंगे रोटी। सभा में जाने लगी तो औरतें किवाड़ों की झिरी से झांकने लगीं, शायद यह देखने के लिए कि मैं घूंघट डालकर जा रही हूं या पर्दा त्याग कर। माथे तक साड़ी का किनारा, न घूंघट था न खुला चेहरा। रास्ते में गोपी मिल गई। इसूरिया को छेड़ने लगी। बसुमती भाभी तो सभा में जा रही हैं, तू कहाँ जा रही है इसूरिया? वह तमक गई। चल गोपिया की बच्ची, हम बसुमती के सेक्रेटरी ठहरे, सभा में जा रहे हैं, पंचों को टोकते नहीं हैं। छिरिया कहाँ गई आज? छिरिया चराने सलीगा चला गया। जान गया अब कि मर्द और औरत बरोबर हो गए। बेटा अब चलो छिरिया चुगाने। हम चबूतरे के समीप पहुंचने ही वाले थे कि रणवीर आते दिखाई दिए। वे लपकते कदमों से हमारे पास आकर रुके। मुख पर आश्चर्य की रेखाएं थीं और नाक तथा होंठ कठोर मुद्रा में अकड़े हुए। बोले, कहाँ? उत्तर इसूरिया ने दिया। प्रमुख जी, हम पंचायत में जा रहे हैं, अगाई छोड़ो, रास्ता दो। उसके कहे वाक्यों को सुनकर वे मुझसे मुखातिब हुए। घर चलो तुम। इसूरिया मुंह बाए खड़ी रह गई। कुछ ही क्षणों में संभल कर बोली, टोका टाकी न करो प्रमुख जी, चलने दो हमें। रणवीर की त्योरियां झुलस आईं। सुन नहीं रही बसुमती तुम? उनकी आग्नेय दृष्टि मेरे पांव को जलाने लगी। उमंग गतिहीन हो गई।
ईश्वरिया अड़ी खड़ी थी। उसकी ओर मैंने समझदार संकेत किया कि लौट चलने में ही मंगल है। उसने मुझे विचित्र भाव से घूरा और विवश भाव से मेरे पीछे पीछे खिंचड़ आई। लौटकर मैं बर्तन समेटने लगी। कुसुमा के अनकहे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं था। घुटन ज्यों की त्यों ठहरी हुई थी सीने में। ईश्वरिया आंगन में बैठी बड़बड़ा रही थी। लो, हद हो गई कि नहीं? हौदा पर तो वसुमती और राज करे रणवीर। अरे अपनी पिरमुखी संभारे, पिरधानी से अभी ने क्या मतलब? कुसुमा से नहीं रहा गया। मतलब कैसे नहीं है? राम किशुन कुम्हार से रुपया वसूल करने हैं। वनी सिंह को वचन दे रखा होगा। भाभी जाती तो क्या मालूम उल्टा हो जाता फैसला। बेचारे राम किशुन ने छान छप्पर के कारण अपना बैल बेच डाला था कि बिना छत के कैसे रहे चौड़े में। बनी सिंह राक्षस पहले तो बैल खरीद ले गया और खलिहान उठाते ही आ गया लौटाने। कहता है यह मरघिल्ला बैल उसे नहीं चाहिए, लौटाओ रुपया। अब कहाँ से आवे रुपया? छान बेच दे क्या? छान बिकती है क्या? कौन करे न्याय? रणवीर तो गरीब को ही मारेंगे। तुम चली जाती तो बच जाता कुम्हार का। ईश्वरिया भारी कदमों से लौट गई अपने घर। माँ साहब मेरी आत्मा में किरचें चुभती रह गईं। लौटकर रणवीर ने खूब समझाया था। पंचायती चबूतरे पर बैठती तुम शोभा देती हो, लाज लिहाज मत उतारो। कुल परंपरा का ख्याल भी नहीं रहा तुम्हें। औरत की गरिमा आड़ मर्यादा से ही है। फिर तुम क्या जानो गांव में कैसे कैसे धूर्त हैं। उस दिन के बाद पंचायती चबूतरे से प्रधान की टेर निरंतर उठती रही। लोग जानते थे कि रणवीर इस बात को पसंद नहीं करते, फिर भी बुलाने चले आते। मैं ही पस्त हिम्मत थी या कि पति की प्रतिच्छाया मेरे भीतर निवास करती थी। देहरी उलांघते ही कोई बरजने लगता। हम हैं तो सही, अब तक भी तो करते रहे हैं। तुम्हें क्या जरूरत है बाहर आने की? उत्तर में मन उफनता। आक्रोश के सवाल की सीमा तक होंठ खुलते, मगर पत्नी होने के नाते सब कुछ सिराने लगता। दूध के झाग सा बैठ जाता विरोध। माँ साहब मैंने कितने दिनों तक सोचा था कि दस्तखत नहीं करूंगी, करने दो मनमानी। रणवीर रजिस्टर लिए चारपाई पर बैठे थे। मैं कामों में उलझी थी। सवेरे का समय वैसे भी खाने पीने से लेकर दूध घी की सार संभार में निकल जाता है, ऊपर से मई दारों का कलेव पानी। वे आवाज दे चुके थे शायद कई बार, मैं फिर भी खाली नहीं हुई। सुनो, मैं लिखत पढ़त कब का निपटा चुका। तुम्हें दस्तखत करने का समय नहीं। मैं नहीं पहुंची। वे झल्ला उठे। कब तक बैठा रहूं? ब्लॉक पहुंचना है मुझे। 1 हफ्ते से घुमा रही हो। धोती के पल्ले से हाथ पहुंचती पहुंच गई मैं। उनके निकट जा खड़ी हुई। लो करो दस्तखत। उन्होंने खुला पेन पकड़ा दिया। तुम सोच क्या रही हो? अभी तक तो 20 बार कर चुकी होती। मैंने खुला पेन बंद कर दिया। आंखों में सवाल का जंगल उगाया। भटकती रही मैं। क्या रणवीर उबार नहीं सकते मुझे? आसपास से नुकीले कांटे यूं ही छेदते रहेंगे। रणवीर इसी तरह चले होंगे अपने प्रधान काल में या किसी दूसरी तरह? पूछना तो चाहिए ना, शायद कोई मार्ग। रणवीर? वे मुख खोले देखते रहे। मजूर आए थे मेरे पास। कहते थे कि अभी तक 11 पत्थरों की ढुलाई की मजदूरी। गांव की औरतें ताना देती हैं कि भली हुई तुम प्रधान, अपने द्वारे पर ही पक्का खरंजा करा लिया, अपनी गली ही पत्थरों से जड़ ली। हमसे क्या बैर था बहन कि कीचड़ में ही छोड़ दिए। बच्चों को स्कूल भेजते डर लगता है। छत आज गिरी कि कल। आपके अलावा कौन सुधरवा सकता है उसे? कौन कहेगा कि यह पिरमुख का गांव है? गड्ढों में पानी, पानी में मच्छर, कूड़ा कचरा, घर घर जूड़ी ताप। कुछ दवा दारू होती गड्ढों की पुराई जैसे लालपुर में। कुछ भी तो नहीं हुआ जवाहर रोजगार योजना के पैसे से। रणवीर की आंखें फैलती चली गईं। दृष्टि धीरे धीरे खौलने लगी। उनके चक्षुओं से जैसे अग्निबाण बरसने लगे कि मैं खड़ी खड़ी भस्म होने लगी। माँ साहब मेरे बोल तपते तवे पर पड़े छींटों की तरह जलने लगे। गांव की औरतें कह रही थीं या तुम? ये गांव की औरतें कब से बोलने लगीं?
प्रधान के कर्तव्य और अधिकार वाली पुस्तिका रटी है क्या? तुम प्रधान हो कि एमएलए? उनके चेहरे को विद्रूप हंसी ने ढांप लिया। हमसे तो कभी किसी ने नहीं पूछा और तुमसे इतने ढेर सवाल। रणवीर की भाषा बड़ी तीक्ष्ण थी। कांपते हाथों से चुपचाप लिख दिया, वसुमती। दस्तखत। इस रुपए को जिस दिन हस्ताक्षर करके लाई थी, उन दिनों स्वर्ग के सपनों में विचरा करती थी। चमचमाते स्कूल और पक्की गलियों की चाह थी मन में। वर्षा की रौ में ढहे झोपड़ों को संवार देने की आकांक्षा थी। हाथ पर हाथ धरे बैठे बेरोजगारों के घर दुर्दिनों में चूल्हा जलाने की बात सोची थी। बीमारों के दर्द को हरने के लिए कुछ दवा गोली की साध थी। वसुमती देवी, इन 6 अक्षरों ने सपनों के घरौंदे का कड़कड़ आहत कर डाला। एक वृद्धा ने आकर किवाड़ खटखटाया। ओ बेटा वसुमती। पानी का घड़ा घड़ौची पर रखती, तब तक रणवीर का छोटा भाई देववीर जा पहुंचा द्वार पर। क्या है दादी? बेटा, तनक अपनी भौजाई को भेज। पंचायत के लिए बुलाने आई हो क्या? और काहे को लिवा जाएंगे भैया? दादी, जाओ यहां से। भैया घर पर नहीं है, भाभी नहीं जा सकेंगी। काहे नहीं जा सकेंगी? प्रधान नहीं है क्या वह? पंचायत में तो जाना ही पड़ेगा भैया। तुम लड़ाई करवाओगी हमारे घर में? लड़ाई की क्या बात ठहरी बेटा? ये तो पहले ही सोचनी थी तुम्हें। मैं पौर में आ चुकी थी। बूढ़ी अम्मा ने देख लिया। वे पांव में गिर पड़ी। बेटी बसुमती, लाचारी तो समझ हमारी। फिर हमारे जमाई को छुट्टी नहीं मिलेगी। लाम की नौकरी ठहरी। हमारी बेटी का न्याय फैसला करवा बहू। मैं खड़ी खड़ी उनकी सुनती रही। बेटी, लड़की का दर्द देखा नहीं जाता अब। बाप राक्षस है, चैन से जीना नहीं बदा हमारे भाग में। कहते कहते वृद्धा के कोए भीगने लगे। धार बह उठी झुर्रियों भरे मुख पर। क्या करती? कोई चारा न था। सांत्वना थी मेरे पास, सो देती रही। न्याय मिलेगा अम्मा, भरोसा रखो। पंच अन्याय थोड़े ही करेंगे। उस समय ना जाने कैसे निर्णय ले डाला कि ठिठके कदम अम्मा के संग चल पड़े। देववीर रोकता रह गया। फैसला करवाकर आई तो अपूर्व तोष में भीगी हुई थी। अनाम आर्द्रता और प्रेमिल निष्ठा के साथ लिया निर्णय। पवित्र मंदिर सा लगा था पंचायत वाला चबूतरा, जिस पर बैठकर रुके हुए सड़े जल को जैसे काटकर बहा दिया हो मैंने। संपूर्ण गंदगी रिता दी हो अपने हाथों से। अब मानो नई वाटिका का बीजारोपण होगा वहां। रणवीर ने उस रात धीमे से घर में प्रवेश किया। उनका चेहरा गंभीर दहला देने की हद तक विध्वंसात्मक हो उठा। मेरे कलेजे को जैसे कोई खुरों से खूंदने लगा। सनसनाती निस्तब्ध रात में उनका स्वर धीमे से ही बहा, लेकिन भीतर घुला जहर मुझे आपाद मस्तक नहलाता चला गया। कचहरी करने का इतना शौक था तो बाप से कहकर वकालत पढ़ ली होती। बार बार मना करने पर भी मुझसे जवाब नहीं बना उनके कहे वाक्य का। यह रोज रोज की नौटंकी, रात दिन की नाटकबाजी, बताओ कब बंद करोगी? रणवीर ने घर के शून्य में विस्फोट किया। डर के कारण घिघी बंधने लगी। लगा कि पूरी देह में कंपन की लहरें उठ रही हैं। अनायास ही बोल पड़ी। मैं अपने आप नहीं गई थी। अम्मा और उनकी बेटी बुलाने आई थी। हरदेई का दुख कौन नहीं जानता? सबसे ज्यादा तो तुम जानती हो। हरदेई गिड़गिड़ा रही थी। कहती थी कि रणबीर भैया नहीं समझेंगे मेरी पीर। तुम औरत हो भाभी, मेरा दुख समझो, न्याय करो। पति की लाम की नौकरी है। छुट्टी अब 2 साल बाद ही मिल पाएगी। पूरे 7 साल निकल गए इसी तरह। हमारे दादा तो सोचते हैं कि मुझे भेज दिया तो दामाद 1 पैसे का मनी ऑर्डर नहीं करेगा। ताले में बंद कर देते हैं मुझे, इनसे नहीं मिलने देते। अम्मा किसी तरह खोल दें तो पता चलते ही घर में हड़कंप, गंदी गंदी गालियां। 3 बार शहर जाकर खत्म कराया है पेट का बच्चा। तुमने देखे हैं भाभी ऐसे पिता? अब की बेर बचा लो, इनके संग भिजवा दो। तुम्हारा जस नहीं भूलूंगी भाभी, जन्म भर। हरदेई रो उठी थी। मैंने उसकी गुहार फिर भी नहीं सुनी। यही सोचती रही, काश
तुमने फैसला कर दिया होता। वे आंखें गाड़कर बोले, कैसा फैसला? जैसा तुम करके आई हो। जंगल में रह रही है हरदेई, बेटी आप घर कि बाप घर। वह मलेटेरिया कहाँ रखेगा उसे? कहीं भी। दोनों में प्रेम है तो क्या घर और क्या वन। वे झटके से उठ पड़े। तो मैं रोक रहा हूं उसे? सारी थरथराहट के बावजूद न जाने कैसे शब्द होठों से झड़ पड़े। मैंने तो सुना है कि उसे हाकिमों के पास उसकी हवस पूरी करने को। अच्छा, उनकी जीभ लपेटा खाने लगी। तुमने यह नहीं सुना कि उसके नालायक भाई की नौकरी कैसे लगी? तुम्हें यह नहीं बताया कि उसका बाप सीमेंट की दलाली निधड़क किसकी कृपा से कर रहा है? कि पक्का मकान कैसे उठा है? किस हितों की हिमायत पर हो रहे हैं सारे काम? मेरा तो उसमें कोई लाभ नहीं। तुम तो सारी कथा जानते हो, फिर क्यों नहीं छुड़ाते उसे उसके बाप के फंदे से? तुमने छुड़ा तो दी। मेरे खिलाफ फैसला इस तरह छीछा लेकर। मेरा ऐसा इरादा कतई नहीं था। फिर उस दिन कैसा इरादा था जब राम सिंह को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी? क्यों भागी थी पुलिस के वैन के पीछे पागलों की तरह होश खोकर? क्या कहते होंगे दरोगा जी? क्या सोचते होंगे लोग? यही कि प्रमुख की पत्नी का ऐसा कंजर तरीका। शर्म से गड़ गया ना मैं। आगे ये नाटक रचे तो समझ लेना कि सुनो, राम सिंह दोषी नहीं था, निर्दोष को सजा। वे क्रोध से कांपने लगे। सुन ले और समझ ले अपनी औकात। मजबूरी में खड़ी करनी पड़ी तू। दो दो पदवी नहीं रख सकता था एक साथ। सोचा था पत्नी से अधिक भरोसेमंद कौन? उनके चेहरे पर भरोसेमंद शब्द कहते हुए जहरीली हंसी उतर आई, जो मेरे कलेजे में धार करती चली गई। वह पूस की ठंडी रात थी, शीला की तरह जमा देने वाली शीत। मैं बाहर ही बैठी रही, ठिठुरन से मुख घुटनों में गाड़ लिया। हाथ पांव सुन्न होने लगे थे। मन बड़ा अस्थिर था। लगा कि इसी समय यह घर, यह गांव, यह धरती आसमान त्याग जाऊं, कहीं चली जाऊं। आधी रात निकल गई होगी। उसी धुंध में लगा कि परछाई निकट को सरकती चली आ रही है। पैछर पर चेहरा उठाकर देखा, रणवीर थे। वे समीप आ बैठे, सिर पर हाथ फेरते हुए मनुहार करने लगे। चलो भीतर सो चलकर, ठंड बहुत है, कहा मानो। धोती झाड़ती हुई मैं बुद्ध की तरह उठ बैठी, अकड़ी हुई सी। न विरोध करने की इच्छा हुई, न उलाहना देने की आत्मीयता जागी। अरागात्मक भावना के चलते अपने आप को ढकेलती रही कमरे के भीतर। वे समझाते रहे, पति पत्नी में कोई अंतर होता है? पगली, एक दूसरे के लिए ही जीते मरते हैं। गांव वालों को लेकर वृथा अपने मन में क्लेश पाल बैठी। हमसे जलते हैं सब। देखा नहीं जाता कि पति प्रमुख और पत्नी प्रधान। चाहते हैं कि तुम द्वार द्वार डोलो, लौंडे लपाड़े हंसी ठट्ठा करें। लोगों को कहने का मौका मिले कि रणवीर की घरवाली पराए मर्दों के बीच। आपको याद होगा माँ साहब, जिस दिन मैं प्रधान बनी थी, उस दिन आपने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी थी मेरे नाम। उसमें मेरे सुखद भविष्य की, मेरे पति पारायण होने की कामना की थी। साथ ही नया सूरज ढूंढने की आस जगाई थी। संबंधों को जीतने की चुनौती भेजी थी। लिखा था, वसुमती, अपने आंगन में सत्य के खंभे गाड़कर ईमानदारी की छान डालो कि दीन दलित त्रस्त अभिशप्त छाह पा सकें। यह कहाँ तक संभव हो पाता है आप भी जानते होंगे, लेकिन आपकी उस लिखावट ने मुझे विचलित अवश्य कर दिया। मैं भूल गई माँ साहब कि पदवी प्राप्त आदमी छल प्रपंच और आतंक से जिस प्रजा का दमन करता है, उससे मैं अलग नहीं हूं। काश मैं ईश्वरिया होती, आड़ मर्यादा की दीवारों के बाहर मुक्त आकाश तले, कुलीन कही जाने वाली थोथी परंपराओं के भरम से परे। काश रणवीर के पास आभिजात्य की तुरप चाल न होती, तो परों को बींधता हुआ यह पिंजरा मैं साथ ही उड़ा ले जाती। भोर होने लगी थी शायद। पंछियों की चिचियाहट सुनकर मैं उठ बैठी। यद्यपि देह में निद्रा और सुस्ती के लक्षण न थे, फिर भी मन मार निरस्तता के चलते रोम रोम अनमना था।
चूल्हा चौका लीप पोत दिया, कंडे सुलगा दिए। रणवीर को कुल्ला दातून से पहले चाय पीने की आदत बन गई है। चाय डालकर कप प्लेट भीतर ले जा रही थी कि दरवाजे की ओर से आती चीख चिंगाड़ आंगन में मडराने लगी। ओ रन्ना की दुल्हन, ओ बसुमतिया, अरे बाहर तो आ। वृथा है तेरी विद्या, खाक है तेरी पढ़ाई, और राख हो गई तेरी पिरधानी। यह कातर करुण स्वर, यह रोदन की लय में छटपटाती इसुरिया, विलापात्मक करुणा सनी प्रकंपित आवाज। हाथ में थमा प्याला थरथराने लगा। न जाने क्या हो पड़ा। अरे जल्दी आजा। बड़े पीपरा तरे कुआं में कूद के हरदेई ने प्राण तज दिए। मैं काठ हो आई, उल्टी तरफ भागने लगी, रणवीर के कमरे की ओर। टांगें कांप रही थीं, सांसों में अवरोध टकरा रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था, पर भीतर ही भीतर कोई अदृश्य अस्पष्ट वसूला आत्मा को छीलने में लगा था। रणवीर बिस्तर पर नहीं थे। देह शिला से भी भारी होने लगी। पांव गतिहीन, निढाल हुई आंगन में ही बैठ गई। किसने उलट दिया निर्णय? रात ही रात में सब कुछ विपरीत कैसे हो गया? पंचों का फैसला रद्द किसने किया? किसने रोका उसे पति संग जाने से? ईश्वरिया ने मुझे कंधों से झचकोर डाला। अब बैठी ही रहेगी? आखिरी समय मुख तो हेर ले। हरदेई तुझे वोट देने गई थी, झल्लूस में झंडा उठा के चली थी तेरे नाम का। हाँ, उसकी अनोखी आन बान वाली छवि आंखों में तेर आई। बसुमती देवी जिंदाबाद, बसुमती भाभी अमर रहें। ईश्वरिया का शोक गीत थमा न था। अच्छा होता बसुमती, हम अपना बोट काठ की लठिया को दे आते। निर्जीव लकड़ी को उठाए उठती तो बैरी पर वार तो करती, अति चालों के विरोध में पड़ती। पर रणवीर की दुल्हन, तुम तो बड़े घर की बहू ही रही, प्रमुख जी की पत्नी। घूंघट में लिपटी पुतरिया सी चलती रही आंखें मूंद के। पीपल तले पहुंची। वहां भी क्या हुआ? क्या होना था? दरोगा, सिपाही और रणवीर, गांव के मुंह देखा लोग विराजमान थे वहां। हरदेई के पिता के रोदनमय बयानों पर पुलिसिया कलम चल रही थी। दहेज के लोभी पति से मारपीट हुई थी रात के समय। उसकी बिगड़ी हुई आदतों के चलते हम अपनी बेटी को नहीं भेजते थे उसके साथ, पर होनी को नहीं टाल पाए दरोगा जी। पिरान खो दिए मेरी हरदेई ने। मां बेहोश पड़ी है घर में। ईश्वरिया विक्षिप्तों की तरह आगे को भागी, दहाड़ मारकर कहने लगी, ओ दरोगा जी, असल बात तो। रणवीर ने बात बीच में ही रोक ली। अरे कहां भागी जा रही है तू? न्याय मिलेगा। उस हत्यारे को फांसी न करवाई तो मेरा नाम रणवीर नहीं। जा घर, वसुमती को लिवा जा। पंचनामा करा के दरोगा जी की जीप में रणवीर सादर बैठे चले गए। पीछे गर्द गुबार, धुंध में लिपटे लोग त्राही त्राही करते अपने अपने घरों को लौट लिए। लौटकर अपने आंगन में मैं संतप्त औरतों के बीच बैठी रही। लग रहा था जैसे इसी घर से अर्थी उठी हो। अनेक अनबूझ प्रश्न अटके थे आसपास थकी पथराई आंखों में। पति पत्नी के पुण्य पावन संबंध के नीचे विचलित खगी और शक्तिमान अहेरी का संगमन। क्या औरतें पहचानती थीं अहंकारात्मक आत्मीयता को? नहीं तो वे मूक बधिर सी उठकर क्यों चली गईं? प्रश्न न कोई प्रतिप्रश्न। समय बीतता गया। प्रमुख का चुनाव आ गया। रणवीर फिर प्रत्याशी थे। उन्हें दम लेने की फुर्सत नहीं थी इन दिनों। मेरे पास भी घर के भीतर का काम बहुत अधिक था। सुबह से जला चूल्हा रात तक ही बुझ पाता। फिर भोजन के अतिरिक्त खाट बिस्तरों का प्रबंध। आवाजाही के चलते ब्याह सा मचा था घर में। रणवीर कहते हैं, गांव का आदमी इतना भोला नहीं जितना समझा जाता है। फिर वह जो राजनीति के चक्रव्यूह भेद चुका हो, वह पारंगत तो शहरी नेताओं को पटखनी खिलाते। एक एक प्रधान का नखरा साधना था रणवीर को। मेरे ख्याल से तहसील भर के प्रधानों ने हमारे घर आकर जुहार किया रणवीर को। चर्चा तो यहां तक हुई कि अब की बार रणवीर प्रमुख के बाद एमएलए के लिए खड़े होंगे। ठीक बात थी। रणवीर बड़े चतुर हैं।
बोतल बीड़ी के निखालिस आधार पर नहीं टिकते। दुआ सलाम में तो कतई भरोसा नहीं है उनका। आफत विपद में काम आने वाले आदमी ठहरे। दरियापुर वाले इसीलिए उनसे बाहर नहीं हो सके। हालांकि विपक्ष में खड़ा प्रत्याशी उनका रिश्तेदार ठहरा। कारण था, उनको ग्राह के फंदे से भगवान की तरह छुड़ा लाए थे रणवीर। नहीं तो बहू ने स्पष्ट बयान दिए थे कि 20,000 नकद दहेज के कारण जलाया है मुझे। बाप बेटा फांसी के फंदे पर लटक गए होते या फिर आजन्म कारावास। रणवीर की कृपा से ही तुर्रेदार साफे का गरूर बरकरार है। हवा इस तरह की चली कि 3 प्रत्याशी चुनाव के पहले ही घुटने टेक गए। मैदान में केवल एक बचा, वह भी लुहार का लड़का। नादान था शायद। रणवीर सुबह ही चले गए। मेरे लिए शाम को जीप भिजवा दी। घर का काम था कि सिमटने में ही ना आता था। बस किसी तरह पहुंच गई। वैसे ना भी जाती तो क्या अंतर पड़ता। मैंने तो यही कहा था रणवीर से। वे ही नहीं माने। कहने लगे लोग हंसेंगे कि प्रमुख जी की पत्नी प्रधान है और वोट देने नहीं आई। वोट डालकर लौट आई। रणवीर रात के समय लौटे थे। जीप की सर्च लाइट देखते ही गांव के लोग दरवाजे की ओर जुड़ आए। रणवीर सीधे बैठक में आ गए। वे बहुत थके हुए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा रही थीं। पानी लेकर पास जा पहुंची। वे चुप थे। लोग उन्हें अस्वस्थ से देखकर इधर उधर हो गए। एकांत में माथे पर हाथ फेरा तो वे अधिक गंभीर हो उठे। चेहरा दयनीय हो आया। थोड़ी देर में ही वे रेत में पड़ी मछली से तड़पने लगे। समझने को कुछ शेष नहीं था मां साहब। मैं पराजय पर सांत्वना देने लगी। धीरज रखो, कोशिश करना तुम्हारा काम था। हार जीत तो लगी रहती है। दिलासा तो दे रही थी, लेकिन मेरा मन भी रुंध खुंद गया। कभी उनके हाथ सहलाती, कभी पांव दबाती। भीतर से कुंडी बंद कर ली। मां साहब, यह लिखने की बात नहीं है। पति को धीरज देने का हर संभव प्रयत्न किया था मैंने। मन से मन और देह से देह मिलाकर ताप हरना चाह रही थी उनका। वे एकालाप में डूबे थे। वे कौल, वे करार, वह गंगा जली उठाकर सौगंध खाना, सब भ्रम था वसुमती कि धोखा। उन्हीं अंतरंग क्षणों में बाहर बतियाता देववीर का स्वर मेरे कानों पर हावी हो गया। अगर एक वोट और होता तो भैया हारते नहीं, उस लुहरटा के बराबर आ जाते। एक वोट। विश्वास नहीं कर सकी मैं। सहसा मेरे भीतर सब कुछ डांवाडोल होने लगा। ओ मेरे अग्नि देवता, ओ सप्तपदी दिलाने वाले महापंडित, ओ मेरे जननी जनक और मां साहब, आप मेरे गुरुवर। आपने मुझे सुख दुख की सहभागिनी, अर्धांगिनी, सहचरी बनाकर रणवीर की पत्नी के रूप में विदा किया था। लेकिन मैं क्या करती। अपने भीतर की ईश्वरिया को नहीं मार सकी। क्षमा करना, आपकी वसुमती। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।